एमसीक्यू क्वेश्चन को, तो जिसमें हम देखेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण है, जिसमें किस किस स्पॉन्सर से किस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। तो चलिए हम देखेंगे। साथियों वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, नए व्यूअर है वो लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में जो बटन है उसको जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक आक्सीकृत अपचयित क्रिया है, इसमें कौन सा पदार्थ आक्सीकृत होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को जब भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, जिसमें हम पूछ रहे हैं, देखिए क्या बोल रहे हैं, यह ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, ऑक्सीकृत अपचयित क्रिया है, इसमें कौन सा पदार्थ ऑक्सीकृत होता है, ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। तो ऑप्शन देखिए, पीजीए फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, NADP, H2O और CO2। तो देख लीजिए इसमें हम देखें तो जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है जिसमें H2O का ऑक्सीडेशन होता है और NADP का रिडक्शन होता है। ठीक है, तो रिडक्शन पूछेंगे तो आपको NADP लेना है, इसका रिडक्शन होता है लाइट रिएक्शन में, जबकि इससे क्या होता है, वाटर का ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीजन नहीं निकलता है, वो क्या से निकलता है, वाटर मॉलिक्यूल से निकलता है। तो इस बात को आपको याद रखना था। ऑप्शन कौन हो जाएगा जी, ऑप्शन सी H2O आपका ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा हम देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण एक महत्वपूर्ण क्रिया है क्योंकि यह भौतिक व जैविक जगत को जोड़ता है। दूसरा देखिए, यह प्रकाशीय ऊर्जा को कार्बनिक ऊर्जा में संचित करता है। तीसरा देखेंगे, इसमें O2 मुक्त होती है। चौथा, उपरोक्त सभी। तो आपको ध्यान दीजिए कौन सा ऑप्शन इनमें सही होगा। तो देखिए, यह भौतिक व जैविक जगत को जोड़ता है। ठीक है, तो यह भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। दूसरा देखेंगे, यह प्राकृतिक ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा को कार्बनिक ऊर्जा में संचित करता है, यह भी सही है। इसमें O2 मुक्त होता है, यह भी सही है। तो आपका सारा ऑप्शन सही हो जाता है। आपको कौन सा उत्तर सही होगा, उपरोक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सूर्य के प्रकाश में परावैंगनिक किरणें होती है, तो जो अल्ट्रावायलेट जो विकिरण है, रेडिएशन है, ये कितना परसेंट होती है, 1%, 4%, 10% और 25%। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 4%, यानी कि जो अल्ट्रावायलेट जो रे है वह सूर्य प्रकाश में कितना होता है, 4% होता है। जो हमारे पृथ्वी तक आता है इसमें 4% अल्ट्रावायलेट रे होती है। अब देखेंगे चौथा क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में परिचालन शक्ति या एसिमिलेटरी पावर। ठीक है, क्या बोलेंगे, एसिमिलेटरी पावर। तो आपको क्या है, देखिए हिंदी में कुछ और नाम से हैं, परिचालन शक्ति। ठीक है, कहीं बस और कुछ लिख के दे देगा, लेकिन आपको क्या है, अंग्रेजी का जो वर्ड है एसिमिलेटरी पावर, जिसमें शुरू में बताया था कि जो लाइट रिएक्शन का जो उत्पाद होता है उसी को ही पौधे क्या है, डार्क रिएक्शन में एसिमिलेटरी पावर ग्रुप में यूज करता है, करके मैं शुरू में आपको बताया था। तो देखिए ऑप्शन क्या है इसका, ATP, NADPH, ATP तथा NDPH2। लास्ट ऑप्शन है ATP, NADPH2 तथा CO2। अब इसमें देखिए मैं शुरू में क्या बताया था कि जो लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, ATP और NADPH2। ठीक है, जबकि बाकी ऑप्शन में देखिए यहाँ पर सिर्फ ATP लिखा है, तो इसका भी ये भी नहीं है। यहाँ पर NDPH2 लिखा है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ATP NDPH2 है, बट यहाँ CO2 को भी लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि एसिमिलेटरी पावर ग्रुप में फोटोसिंथेसिस में ATP और NADPH2 को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। ठीक है कि जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, इसे बहुत बार आप लोग पढ़े हैं, लेकिन कई बार घुमा फिरा के दे देता है, तो इसलिए आपको याद रखना है। देखिए सौर प्रकाश, ग्लूकोज, ATP और माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा सौर प्रकाश। ठीक है, जो सूर्य का प्रकाश है यह क्या होता है, अंतिम जो स्रोत होता है। ग्लूकोज तो क्या है, रेस्पिरेशन में ईंधन के रूप में काम करता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया से यहाँ से क्या होता है, एनर्जी का पावर हाउस इसको बोलते हैं, और ATP क्या है, ऊर्जा के रूप में यूज होता है। तो क्या है, अंतिम जो उत्पाद जो ऊर्जा का स्रोत कौन सा है जी, सूर्य ऊर्जा है। ठीक है, सौर ऊर्जा इसका अंतिम स्रोत है। अब देखेंगे हम, निम्न गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। अब देखिए हम इन ऑप्शन में देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा क्या है, आवश्यक है। तो देखिए पहला ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो ध्यान दीजिए, आप बहुत लोग क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में कंफ्यूज होते हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है CO2 क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो CO2 इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन
सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लोरोफिल का खनिज घटक है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आपको क्या है बार बार पूछ देते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम और आयरन। अब यहाँ पर देखिए तो मैग्नीशियम हम देखेंगे क्लोरोफिल का जब संरचना देखेंगे तो जो पोरफायरिन रिंग रहता है उसके बीच में मैग्नीशियम 2+ आयन पाया जाता है, ठीक है। जबकि आयरन क्या है हीमोग्लोबिन में पाया जाता है और ये दोनों तत्व तो रहता ही नहीं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको क्या है क्वेश्चन को बनाना है। हमने एक क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है पौधे द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है, ठीक है। जो रेडिएशन एनर्जी ली जाती है पौधे द्वारा वो क्या परिणाम देती है, देखिए जल का प्रकाश अपघटन यानी कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, दूसरा देखिए क्लोरोफिल का ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल, तीसरा देखिए O2 का अपचयन यानी कि रिडक्शन ऑफ O2 और चौथा देखिए CO2 का ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ CO2। तो नीचे चेक कर देते हैं तो CO2 का ऑक्सीकरण यहाँ लिखा है जबकि इसका रिडक्शन होता है यानी कि गलत है। CO2 का देखिए अपचयन बोल रहे हैं इसका ऑक्सीडेशन होता है ये भी गलत है। क्लोरोफिल का ऑक्सीकरण बोल रहे हैं ये भी गलत है। तो होता क्या है देखिए जल का प्रकाशन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है विकिरण ऊर्जा को ऑब्जर्व करने के लिए। तो पहला वाला ऑप्शन क्या है इसका सही है। इसी प्रकार दूसरा हम देखेंगे प्रकाश अभिक्रिया होती है, लाइट रिएक्शन कहाँ होती है जी, माइटोकॉन्ड्रिया में देखिए, दूसरा हरित लवक की ग्रेना में, हरित लवक की स्ट्रोमा में और रिक्तिका में। तो देखिए मैं आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है श्वसन होता है इसीलिए नहीं है, ठीक है। हरित लवक के ग्रेना में लाइट रिएक्शन का होती है यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। जबकि स्ट्रोमा में कौन सी होती है, डार्क रिएक्शन होती है, इसको याद रखिएगा। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन और यहाँ पर लाइट रिएक्शन कहाँ, ग्रेना में, ठीक है। जबकि रिएक्टर में इसमें कोई चीज नहीं होती है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है यदि पौधों में प्रकाश प्रक्रिया रुक जाए तो निम्न में से कौन सी गैस विलुप्त हो जाएगी, ठीक है। तो पौधों में प्रकाश अगर रुक जाएगा तो कौन सी गैस विलुप्त हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन में O2, N2, CO2 और NH2। अब देखिए पौधे जो प्रकाश में जब करता है तो CO2 लेता है, NH2 से कोई संबंध नहीं है, जबकि N2 क्या है स्टेबल है ना 78% है। तो लुप्त कौन हो जाएगा, जाहिर सी बात है O2 क्या है लुप्त, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्योंकि पौधे क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के बाद ही O2 को क्या करता है उत्सर्जन करता है, यानी कि O2 क्या होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है। तो फोटोसिंथेसिस अगर रोक दोगे धीरे धीरे क्या है O2 लुप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर सीमा कारकों का नियम लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने प्रतिपादित किया था। तो इनमें देखिए लिमिटिंग फैक्टर किसने प्रतिपादित किया, देखा पहला ऑप्शन में क्या है केल्विन, दूसरा क्या है ब्लैकमैन, सी ऑप्शन में लिविंग और आर्नर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ब्लैकमैन। ब्लैकमैन ने दिया था सीमा कारक प्रभाव या लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया था, ठीक, जिसको मैं बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाओगे तो एक लिमिट तक बढ़ता है फिर बाद में क्या होता है कम होने लगता है। उसी प्रकार से लाइट का भी है। तो लिमिटिंग फैक्टर किसने था, ब्लैकमैन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट क्षति से पादपों की रक्षा करने वाले वर्णक है, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट रे से प्लांट की जो रक्षा करता है वहाँ पिगमेंट की, तो कौन सा पिगमेंट, देखिए पहला में पर्णपित या जेंथोफिन, ठीक है। इसलिए इंग्लिश टर्म को बहुत जरूरी है जानना, क्लोरोफिल, कैरोटीनाइड और फाइकोसाइनिन। तो इसका सही जवाब है साथियों जेंथोफिल। जेंथोफिल क्या है एसेसरी पिगमेंट ग्रुप में, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है जो एंटीना मॉलिक्यूल्स रहता है इस प्रकार से, तो इसके चारों एंटीना मॉलिक्यूल में जेंथोफिल ही पाया जाता है। यहाँ पर फिर रिएक्शन सेंटर पाता है, ठीक है। तो कौन पाया जाता है, जेंथोफिल पाया जाता है रिएक्शन सेंटर के जो एंटीना मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो कौन क्या है जेंथोफिल इसका सही जवाब है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी किरणें का क्लोरोफिल द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन बन रहा है कि कौन से किरणों का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन देखिए लाल, पीला, हरा और नीला। तो कौन सी इसका ऑप्शन हो जाएगा जी, इसका ऑप्शन हो जाएगा नीला। बहुत लोग क्या है लाल टिक कर जाता है लेकिन क्या है इसका नीला क्या है सही जवाब है। क्योंकि नीला जो प्रकाश है ये सबसे ज्यादा क्या है मोर इफिशियंसी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। इसका क्या है सर्वाधिक मात्रा क्या करता है उपयोग करता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा डी, यानी नीला प्रकाश में क्या है सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं
साथियों क्लासेस को क्या है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है, ताकि मैं आप लोग के लिए डेली क्लासेस लेकर के आ सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रकाश संसर्ग के दौरान पैदा होने वाली O2 का स्रोत है। ठीक है, मैं शुरू में से बताया भी था कि जो फोटोसिंथेसिस से प्रकाश संसर्ग से जो O2 निकलने का स्रोत कहाँ पर है। देखिए ऑप्शन में क्या है, CO2, बी ऑप्शन में H2O, सी में क्लोरोफिल और डी में नीलोफिल। तो आपके इसमें सही जवाब कौन सा हो जाएगा, CO2 से क्या निकलती है, सॉरी H2O से क्या निकलती थी, ऑक्सीजन निकलती है। तो ऑक्सीजन का स्रोत कौन सा है, H2O। ठीक है, तो इसी का क्या होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। ठीक है, फोटोलाइसिस होता है जब वाटर के टूटता है तो उसी से क्या होता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, तो हमें फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोडक्ट ग्रुप में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण, देख लीजिए सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषित क्रियाकलाप कहाँ चलता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषित जो क्रियाकलाप के हम देखेंगे तो ऑप्शन देखिए, प्रकाश के नीले व नारंगी क्षेत्र में, दूसरा क्या है प्रकाश के पीले व हरे क्षेत्र में, तीसरा ऑप्शन देखिए प्रकाश के लाल व नीले क्षेत्र में, और चौथा ऑप्शन है प्रकाश के बैंगनी व नारंगी क्षेत्र में। ठीक है, तो पिछले बार मैं और क्वेश्चन में डिस्कस किए थे। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश के लाल व नारंगी क्षेत्र में सर्वाधिक प्रकाश में जो क्रिया है वो संपन्न होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो देख लीजिए, श्वसन के द्वारा, इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा, उच्च वेदन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो देख लीजिए, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा रूपांतरण यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्न में से कौन केल्विन चक्र में CO2 का ग्राही है। ठीक है, तो केल्विन चक्र में CO2 का ग्राही हम देखेंगे तो ऑप्शन देखिए, राइबोलोज मोनोफॉस्फेट, फास्फोग्लिसरिक एसिड, राइबोलोज बिसफॉस्फेट और क्या है फास्फोइनॉल पायरुवेट। ठीक है, तो मैं आपको क्या है देख लीजिए, केल्विन साइकिल में बताया था कि जो ग्राही होता है राइबोलोज मोनोफॉस्फेट क्या होता है, बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, और बिसफॉस्फेट से ही क्या होता है CO2 का यहाँ पास रूबिस्को एंजाइम वर्क करता है, और राइबोलोज बिसफॉस्फेट यहाँ पास कौन है, ग्राही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। हम देखेंगे अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। तो देख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में और क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए, अप्रकाशिक यानी कि डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो कहाँ होती है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया में तो क्या होती है जी, श्वसन होती है, तो ये ऑप्शन नहीं है। केंद्रक भी नहीं है, केंद्रक क्या होता है, जो सेल का ब्रेन की तरह कार्य करता है कंट्रोल करने का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। जबकि ग्राना में क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है, पिछले में बता भी दिया हूँ। ठीक है, अब देखेंगे C4 चक्र संपन्न होती है। तो अब यहाँ पर देखें तो C4 चक्र संपन्न होती है। देख लीजिए, मीजोफिल में, बंडल चित्र में, मीजोफिल तथा बंडल चित्र में, और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें क्या जो ऑप्शन है साथियों, मीजोफिल तथा बंडल चित्र में C4 साइकिल है क्या है, संपन्न होती है। ये क्या है, जितने भी जो ग्रेमिनी फैमिली का जो प्लांट है, जैसे कि मक्का हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, जबकि देख लीजिए इसमें ग्रेमिनी में मक्का, गेहूं, ये सब क्या है C4 है, जबकि है ना गन्ना, जबकि धान है क्या है C3 प्लांट है ना। तो ये क्या होता है, कहाँ पाए थे, मीजोफिल था बंडल चित्र में C4 साइकिल पाई जाती है। और इसमें एक चीज और याद रखना, जो C4 प्लांट है यह कार्बन फिक्सेशन के मामला में ज़्यादा इफिशिएंसी होता है, ज़्यादा इफिशिएंसी होता है, यानी कि ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ज़्यादा फिक्सेशन करता है C3 के तुलना में। अब देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं। तो देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे क्या पैदा करते हैं। तो ऑप्शन में देख लीजिए, कार्बनिक द्रव्य, अकार्बनिक द्रव्य, खनिज और पोषक तत्व। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बनिक द्रव्य पैदा करते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है, ठीक है, वही क्या बनाता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधे अपने भोजन के रूप में क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है उसका निर्माण करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, ठीक है, आदि का क्या करता है, ये निर्माण करता है। तो कौन सा आ जाएगा, कार्बनिक द्रव्य इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किस में होता है।
ठीक है, तो देख लीजिए प्रकाश अभिक्रिया में, अंधकार अभिक्रिया में, फोटोलाइसिस में, ग्रेना में। ठीक है, तो अभी देखिए प्रकाश अभिक्रिया में कोई जरूरत नहीं पड़ता, जरूरत पड़ता है अंधकार अभिक्रिया में। ठीक है, जो जहां पर कार्बन का फिक्सेशन होता है, ठीक है, लाइट इंडिपेंडेंट जो रिएक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है CO2 का आवश्यकता होता है। जबकि ग्रेना में देखें तो ग्रेना में ही क्या होता है, लाइट रिएक्शन चलता है, तो यहाँ कोई जरूरत नहीं है। फोटोलाइसिस भी क्या कहाँ होता है, यह भी क्या हो रहा है जो, ठीक है, यहाँ पर भी कोई प्रकार की सिर्फ यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर का टूटता है लाइट के प्रेजेंट में। अब देखते हैं हम 22 नंबर क्वेश्चन में प्रकाश संसरण का प्रथम चरण है। देख लीजिए CO2 का, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको 1,5 कार्बन से संयोजन, ATP का निर्माण, जल का प्रकाश अपघटन, पर्णहरित के इलेक्ट्रॉन का प्रकाश में फोटॉन द्वारा उत्तेजन। ठीक है, तो देख लीजिए CO2 को 1,5 कार्बन संयोजन, ये तो डार्क रिएक्शन का पोर्शन है, यहाँ से प्रथम चरण नहीं है, यहाँ से नहीं होता। ATP के निर्माण, ठीक है, तो क्या होता है जब फास्फोरिलेशन प्रोसेस ये भी नहीं है, जल का प्रकाश अपघटन और पर्णहरित। आप लोग दोनों में कंफ्यूज होंगे, लेकिन सबसे पहले क्या होता है, जो क्लोरोफिल है यह इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रकाश से फोटॉन द्वारा उत्तेजित होना ही क्या होता है, पहला चरण है। ये पहले होता है जब राउंड चल पाता है इलेक्ट्रॉन का, फिर जाकर के बाद में क्या होता है, फोटोलाइसिस वाटर होता है। जो मैं लाइट रिएक्शन बताया उसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर की इलेक्ट्रॉन को पूर्ति करने के लिए क्या होता है, इसका प्रोसेस होता है। तो क्या हो जाएगा, पर्णहरित के इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के फोटॉन द्वारा उत्तेजन क्या होता है, प्रकाशन का प्रथम चरण होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जल के प्रकाशिक अपघटन में आवश्यक तत्व है। तो देख लीजिए जो प्रकाशिक अपघटन के लिए आवश्यक तत्व है, तो देख लीजिए ऑप्शन में क्या क्या है, मैग्नीशियम क्लोरीन, मैग्नीज क्लोरीन, आयरन सल्फर और कैल्शियम इनना मॉल्डिबेनम। तो इसमें देख लीजिए मैग्नीशियम और क्लोरीन, तो मैग्नीशियम जो क्लोरोफिल कंटेंट है तो ये नहीं है। ठीक है, जबकि मैग्नीज और क्लोरीन क्या होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, उस समय क्या होता है, ये वहां पर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे पौधे में ग्लूकोज के एक अणु के निर्माण हेतु ATP तथा NADPH2 के कितने अणु की आवश्यकता होती है। देख लीजिए यहाँ पर जो क्रम है इस क्रम को ध्यान देना है। अब देखते हैं क्रमशः 12 तथा 18, ठीक है, क्रमशः 18 तथा 12, ठीक है, क्रमशः 6 तथा 12, क्रमशः 12 तथा 6। तो इसका सही जवाब है आपका क्रमशः 12 ATP और 18 NADPH2 की आवश्यकता होती है। ठीक है जी, कितना, 18 ATP और 12 NADPH2 की आवश्यकता होती है। यानी कि एक कार्बन के लिए कितना ATP, 3 ATP और 2 NADPH की आवश्यकता होती है। इसे पूछ देंगे कि एक कार्बन की फिक्सेशन के लिए कितने ATP और कितने ADP होती है, तो इसको आप 6 में भाग में देंगे तो आपका आ जाएगा एक कार्बन के लिए 3 ATP और 2 NADPH2, इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 6 कार्बन के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन पौधे में प्रारंभिक CO2 ग्राही है। अब देख लीजिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही बार बार ये क्वेश्चन उनको पूछे हैं। ठीक है, तो देख लीजिए जो कैन में प्रारंभिक CO2 ग्राही है, तो देख लीजिए पहला क्या है, ऑक्जिलो एसीटेट, राइबोलोज बिसफास्फेट, राइबोलोज मोनोफास्फेट, फास्फोइनॉल पाइरुवेट। ठीक है जी, तो ऑक्जिलो एसीटेट ये तो नहीं है, राइबोलोज बिसफास्फेट C3 प्लांट का CO2 ग्राही है। ठीक है, जबकि राइबोलोज मोनोफास्फेट इसके पहले का एक स्टेप पहले का प्रोडक्ट है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा फास्फोइनॉल पाइरुवेट। ठीक है, सी जो कैम प्लांट है, कैम प्लांट में फास्फोइनॉल पाइरुवेट, ठीक है, पेप, ये क्या होता है, CO2 ग्राही होता है। हम नेक्स्ट देखेंगे अब इसी चरण में द सेम सिमिलर क्वेश्चन है, C4 पौधे में प्रारंभिक CO2 ग्राही होता है। ठीक है, तो प्रारंभिक CO2 ग्राही होता है, तो उसके लिए देख लीजिए पेप, फास्फोइनॉल पाइरुवेट, ऑक्जिलो एसीटेट, मैलिक एसिड और राइबोलोज बिसफास्फेट। तो आपको याद रखना है क्या, फास्फोइनॉल पाइरुवेट यहाँ है, यहाँ पर कौन से एंजाइम अगर पूछेंगे तो आपको याद रखना पेप्टेज एंजाइम। ठीक है, ये दोनों में क्या है, कौन से एंजाइम है, पेप्टेज एंजाइम काम करता है, CO2 तो फिक्स होता है। तो ठीक है, जबकि C3 प्लांट में रुबिस्को एंजाइम काम करता है। तो इस चीज को आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो C2O2 ग्राही कौन हो गया, इसका पेप्टेज। तो साथियों ऑलमोस्ट जितने भी जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन था फोटोसिंथेसिस का, ठीक है, आज से क्लासेस में कवर हो जाता है। आप लोग मस्त जम के प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि
का जितना भी जो सारा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है मेरे क्लास में आपको मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आप जो मेरा नया व्यूअर है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको नया वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरे आप लोग बायो के प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा, बहुत सारा क्लासेस अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, तो आप सारा क्लासेस को देख सकते हैं। इसके अलावा बायोलॉजी का आपको कुछ क्लासेस मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में CGPSC मेंस एग्जाम का, क्योंकि दोनों का सिलेबस आपका सेम सिलेबस है। ठीक है, तो वहाँ से भी आप क्या होते हैं पढ़ सकते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो को अपने मित्र जन तक शेयर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।